गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाल ही में समाचार में रहा NHRC। क्यों? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, COMMISSION। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि चर्चा में क्योंकि इसके चेयरमैन की नियुक्ति की गई है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार के NHRC की, इसी वजह से न्यूज में रहा। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है। एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज UPSC या स्टेट का जो भी है, दोनों के लिए हम लोग देखते हैं, प्लस अदर एग्ज़ाम्स जो भी हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि NHRC क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले अबाउट में हमें क्या जानकारी मिलेगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली बात, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है, निकाय का मतलब होता है बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कानून से गठित की गई हो जो। ठीक है। सांविधिक है तो कानून कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। ये 1993 का कानून है जिसके तहत इसकी स्थापना हुई। तो गठन कब हुआ? गठन भी 1993 में हुआ। ठीक। और इसके बारे में क्या पूछा जाएगा? स्टैट्यूटरी बॉडी है, गठन कब हुआ, अब इसका काम क्या है? काम से बेटर है उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखते हैं हम लोग। मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, मानवाधिकारों का संरक्षण या रक्षा करना। मानवाधिकार कौन से हैं? जो हमारे संविधान से या कानून द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा प्राप्त हैं। जैसे आपका राइट टू इक्वलिटी है, संविधान में जो लिखा हुआ है, इक्वलिटी, समानता का नियम, इक्वलिटी है, डिग्निटी है, आपकी किसी व्यक्ति की डिग्निटी है। ठीक है। तो ये सारे इसका उद्देश्य मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करना। मनुष्य का मतलब जो भारत के लोग नागरिक हैं, हम लोग जो हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन अगर करता है कोई या सरकार करती है तो उसके लिए काम करता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके संगठन पर, जो हमारा कोर है। कंपोजिशन क्या है इसका? SITION। ठीक है। गठन होता है, एक चेयरमैन होता है और 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन और 5 सदस्य। ठीक। इनकी नियुक्ति कौन करता है?
तो इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा। जो भी मेजर नियुक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति करता है, हमेशा याद रखिए। उसका एक्ट बना है तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर सिलेक्शन कमेटी, चयन समिति बनती है, उसकी अनुशंसा पर करता है। चयन समिति जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी इंग्लिश में। चयन समिति की अनुशंसा पर। अब यहाँ पॉइंट है, चयन समिति में कौन होता है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम देखते हैं चयन समिति में कौन है। चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं। 6 के नाम याद रखना बहुत टेढ़ी खीर है, तो हम इसमें डिवीजन करेंगे, ठीक है। कैसे? कार्यपालिका, और विधायिका। विधायिका में 2 भाग होते हैं ना, विधायिका के 2, एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी नियुक्ति को इम्पार्शियल बनाना होता है तो कंपोजिशन कुछ ऐसा ही रखा जाता है ताकि सबकी भागीदारी हो, ठीक है। तो कार्यपालिका से भी 2 लोग रहेंगे, 2 लोग लोकसभा से और 2 लोग राज्यसभा से। इतना तो आप लोग याद रखिए। कौन लोग हैं ये अब देखते हैं। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका से पीएम तो रहेगा ही, जो लीड भी करेगा इसको, हेड होगा इसका। दूसरा गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में ही काम करते हैं एनएचआरसी। तो 2 लोग ये हो गए। लोकसभा, लोकसभा का मुखिया कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है लोकसभा का? एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्ष का नेता। ठीक। राज्यसभा का महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप लोग सोच रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन होता है, नहीं, वो सामूहिक रूप से एक्स ऑफिशियो है, वहाँ का मेंबर नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होगा? मुखिया कौन होगा? उपसभापति। और दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, विपक्ष का नेता। दोनों अलग अलग होते हैं, विपक्ष का नेता दोनों सदनों में अलग अलग होता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, 2 2 2। हर जगह जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वही है, ठीक है। ये 6 लोग रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं में से किसी को नियुक्त करता है जो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ इतना हम लोग जान चुके हैं कि 1+5 इसका गठन होता है, लेकिन एक बात इसमें और होती है। क्या? 6 मेंबर होते हैं। याद रखने का तरीका क्या है? 6 सदस्य होते हैं 1+5, और 6 लोगों की कमेटी ही नियुक्त करती है इन 6 को। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आपसे जो पूछा जाता है, कमेटी के नाम पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी आया है, पीसीएस में भी आता है ये। तो कमेटी के नाम ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, 2+2+2 करके, है ना। इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य होते हैं इसके। कौन से सदस्य? पदेन, इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 7। ये भी पता होना जरूरी है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं 7। देखिए, चूंकि ये ह्यूमन राइट का मामला है, मानवाधिकार का मामला है, तो इसमें समाज के सभी वर्गों के
जो संगठन है, समाज के वर्ग कौन से हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, वुमेन हैं, बच्चे हैं और डिसेबल्ड हैं, ये सब समाज के विभिन्न वर्ग हैं, क्लासेस हैं। तो इनको जो जो रक्षा करता है इनके अधिकारों की, वो यहाँ पर मेंबर्स हैं, उनके चेयरमैन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका, ऊपर लिख लीजिए, नेशनल, एक मिनट मैं इसको नीचे लेता हूँ फिर लिखते हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, उनके नाम, नाम से पहले क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर, अब इसके नाम लिखते जाइए कौन कौन से हैं। हिंदी में राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय, ये रहेगा खाली जगह, यहीं पर भरना है और आगे आ जाएगा आयोग। भरेंगे क्या? जो नीचे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर, आगे इसमें हिंदी में राष्ट्रीय आयोग। 7 लोग कौन से हैं? पहला हो जाएगा SC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पर अनुसूचित भर लेंगे हम लोग। ठीक है, याद करने का तरीका यही है, SC आयोग, ST शेड्यूल ट्राइब। ठीक, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा आयोग। ठीक, चौथा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पांचवा, यहाँ महिला भर लेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो यहाँ आप चिल्ड्रन लिख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर के आगे फॉर प्रोटेक्शन, TECTION, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा आयोग का, कमीशन फॉर के आगे लगाएंगे। ठीक है, 4, 5। छठा माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को हिंदी अल्पसंख्यक। ठीक, वुमेन का हिंदी आप लोग जान रहे होंगे, लिख दे रहा हूँ फिर भी मैं, महिला आयोग। BC पिछड़ा आयोग, बैकवर्ड क्लास। ST का अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। SC का हो जाएगा अनुसूचित जाति। ठीक है, 6 आपके ये हो गए। 7वां जो इसका मेंबर है उसका नाम मैं पूरा लिखता हूँ, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो विकलांग होते हैं उनका कमिश्नर होता है। ठीक है, पूरा नाम है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसका हिंदी में सीधा सीधा मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग। अभी हम लोग इसके लिए विकलांग नहीं यूज करते हैं क्योंकि यह शब्द ठीक नहीं है, तो हम लोग दिव्यांग लिखते हैं। ठीक है, उनका कमिश्नर होता है। तो ये सारे आयोग जो लिखे, इनके चेयरपर्सन, इनका कमिश्नर, 7 लोग इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, अब इनका टर्म क्या होता है? टर्म मतलब समझ रहे हैं? कार्यकाल। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल होता है 3 साल, 3 साल या 70 वर्ष। ये कंफ्यूजिंग लगता होगा आप लोगों को कभी कभी कि 3 साल 70 वर्ष, ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा है, मान लीजिए ये नियुक्त होते हैं NHRC में। ठीक है, अब इनकी उम्र है 68 साल। ठीक, नियुक्त हो गए, 2 साल बीते, काम किए, 70 हो गया इनका।
अब आप लोग कहेंगे 3 साल का तो फिक्स होता है कार्यकाल, फिक्स नहीं है। अब 70 साल हो गया तब ये यहीं रिटायर हो जाएंगे। 70 वर्ष जो पहले हो इसमें लिखा होता है। जब भी आपको ऐसा मिलेगा 3 साल, 70 साल, या जैसे कि CAG का मिलता है आपको, UPSC मिलेगा, तो जो भी पहले हो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 70 साल पूरा हो यहीं रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए ये 68 साल नहीं होते, ये 65 साल के हैं, तब 3 साल इनका सर्विस हो जाएगी, 68 हो जाएगा, तो पूरा 3 साल इनको मिल जाएगा टेन्योर, कार्यकाल। समझ गए आप लोग? तो जो पहले आ जाएगा, तो अभी पहले तो 70 आया ही नहीं, 3 ही पहले आ गए, 3 साल हो गए तो रिटायर हो जाएंगे। ये सबके लिए चेयरपर्सन और मतलब इनके जो चेयरपर्सन, अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए एक ही नियम है, 3 साल 70 वर्ष। ये भी लेटेस्ट में चेंज हुआ है ना। एक और बात इसमें जो छूट गई, हम लोग 5 लोग जो इसमें ऊपर हमने पढ़ा था, तो वहीं लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग जो होते हैं, ये 1+5, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर योग्यताएं देख लेते हैं क्या होता है इनका। ठीक है, तो इनकी योग्यताएं क्या होंगी, कौन लोग बन सकते हैं, ये हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो इन योग्यताएं 2 तरह से हैं, अध्यक्ष के लिए अलग है, सदस्यों के लिए अलग है। अध्यक्ष रिटायर्ड CJI होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड, या सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी हो तो चलेगा। सदस्यों में 2 सदस्य जो हैं इसके, वो जुडिशियल हैं, तो एक ये, एक ये। एक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज मेंबर में, एक होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों लोग सिटिंग जज हैं तो भी हो सकता है, रिटायर्ड हैं तो भी हो सकता है। सिटिंग वाले केस में जो है CJI से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है हमें। तो 3 लोग हो गए, बाकी बचे 2 लोग। अच्छा 5 है ना मेंबर, तो अभी 3 हुए, बाकी 3 मेंबर बचे हैं। 3 सदस्य जो होंगे वो मानवाधिकार क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ हों। किसके? ह्यूमन राइट क्षेत्र के, मानवाधिकार। चूँकि मानवाधिकार आयोग है तो एक्सपर्ट तो उन्हीं के चाहिए ना। मानवाधिकार एक्सपर्ट हों या प्रैक्टिकल अनुभव हो उन्हें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव। किस, कहाँ पर? मानवाधिकार क्षेत्र का। ठीक है, इन 3 सदस्यों में एक महिला भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका संगठन, नियुक्तियां, ये सारा आप लोगों ने देख लिया कैसे क्या होगा इनका। अभी इन्हें मान लीजिए पद मुक्ति होनी, रिजाइन करना है, पद मुक्ति कैसे करेंगे ये लोग? तो इस्तीफा दे सकते हैं। किसको? जिसने नियुक्त किया है, इस्तीफा उसी को। ठीक, इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको पता होगा, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में INA के पास। ठीक, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। और क्या बचा इनके बारे में? इसकी शक्तियाँ, क्योंकि मामले की जांच करता है तो शक्तियाँ इसको सिविल कोर्ट की प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
अब सिविल न्यायालय की शक्तियाँ अगर प्राप्त हो जाएंगी, आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि यही सिविल कोड की शक्तियाँ बाकी जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी का है, इन सबको वही शक्तियाँ प्राप्त हैं सिविल कोड की। तो एक बार याद कर लेंगे, ये सभी में लिख देना चुपचाप से। सिविल कोड की शक्तियाँ जैसे किसी व्यक्ति को सम्मान करना, पूरे भारत से व्यक्ति को बुलाना या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, सीधे समझ लीजिए किसी व्यक्ति को बुलाना, सम्मान करना, किसी भी व्यक्ति को सम्मान कर सकती है पूरे भारत में कहीं भी हो, ठीक है। उससे जो आपका कोई रिकॉर्ड है, कोई सरकारी ऑफिस में कोई रिकॉर्ड रखा हुआ किसी के पास से कोई, तो उसको मंगा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड को मंगा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड का मतलब कहीं भी रखा हो, ठीक है। कोर्ट का रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट। इसके अलावा एविडेंस को भी ले सकता है रिकॉर्ड पर। एविडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सबूत। साक्ष्यों को ले सकता है एफिडेविट के द्वारा, शपथ पत्र पर, ठीक, क्योंकि पूरी सुनवाई करता है ना ये। साक्ष्यों को ले सकता है, सरकारी रिकॉर्ड को मंगा सकता है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है, तो कोई मना नहीं कर सकता, उसके अटेंडेंस को इंश्योर करवा सकता है, ठीक है। तो ये उसकी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हो गई। कार्य ये मानवाधिकार के मामलों की जांच करता है, मानवाधिकार मामलों की जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, सरकार को अनुशंसा देता है, करता है, ठीक है। तो बेसिक कार्य ये हो गए। और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नोट में आप लोग लिख लीजिए, यह सो मोटो मामले की जांच कर सकता है। सो मोटो मामले की जांच कर सकता है पूरे भारत में। सो मोटो का मतलब उसके पास कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लगा यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो मामले की जांच करेगा, भले ही किसी सरकारी अधिकारी ने ही क्यों ना किया हो। तो सो मोटो मामले की जांच कर सकता है, एक बात। दूसरा, 1 साल से ज़्यादा पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। 1 साल से पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता, ये इसकी सीमा है। पूछा भी जाता है, ये पुराने मामले की जांच नहीं, ठीक है। तो ये इसके हम लोगों ने मूल बातें पढ़ी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।